सुहाग रात को मेरे शौहर ने मुझे कमरे से निकाल दिया और मुझसे बर्फ लाने को कहा। मैं हैरान थी क्योंकि वो बर्फ का क्या करेंगे। फिर बर्फ लेकर वो कमरे में चला गया और मैं बाहर बैठी उसका इंतजार करती रही। जब सुबह को वो मुझे बुलाने आया तो वो बहुत थका हुआ था। अब हर रोज ऐसे ही होने लगा। रात होती ही मेरे शौहर मुझे कमरे से निकाल देता। एक दिन मैंने खिड़की से झांक कर देखा तो चीख निकल गई, क्योंकि अंदर तो मेरा नाम सिद्रा है। मेरे शौहर और मैं अमीर खानदान से ताल्लुक रखते हैं। मैं बहुत खूबसूरत थी। मेरी शादी उस्मान नाम के लड़के से हुई थी। उस्मान की अच्छी नौकरी थी। मेरे वालिदैन को ये रिश्ता बहुत पसंद आया था और उस्मान की पूरी फैमिली को भी मैं बहुत पसंद थी। इसलिए मेरे अम्मी अब्बू ने मेरा रिश्ता उस्मान के साथ तय कर दिया और फिर कुछ दिनों के बाद ही मेरी शादी उस्मान के साथ हो गई थी। मेरी शादी की पहली रात थी। मैं अपने शौहर से मिलने के लिए बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। शादी की पहली रात उस्मान कमरे में आए तो उन्होंने मेरा घूंघट उठाया और मेरे आगे सोने की चेन रख दी और कहने लगे कि ये सोने की चेन तुम्हारी खूबसूरती के आगे कुछ भी नहीं है। उस्मान, अपने शौहर का ये तोहफा मैंने खुशी खुशी कबूल कर लिया था। मैंने अपने शौहर से कहा कि इसकी क्या जरूरत थी। मेरे शौहर कहने लगे, अब मैं देखना चाहता हूँ कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। मैंने अपनी झुकी ही पलकी उठाकर फौरन ही अपने शौहर की तरफ देखा। मेरा शौहर मुझसे कहने लगा, तुम मुझे कोई तोहफा नहीं देना चाहती। मैंने कहा, बताइए आपको क्या चाहिए, जैसा आप कहेंगे मैं वैसे ही तोहफा आपको लाकर दे दूंगी। मेरे शौहर ने कहा कि सच में तुम वही करोगी जैसा मैं कहूंगा। मेरे शौहर पता नहीं मुझसे ये सवाल बार बार क्यों पूछ रहे थे, लेकिन मैंने कहा कि हाँ, जैसा आप कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। मुझे अपने शौहर की हरकतें कुछ अजीब सी लग रही थी। मैं बहुत अच्छे मूड में थी और अपनी शादी की पहली रात को इस तरह से खराब नहीं करना चाहती थी। मेरे शौहर तो शायरी भी कर रहे थे, लेकिन इनके सवाल ने मुझे कुछ परेशान सा कर दिया था। वो बार बार मेरी खूबसूरती की तारीफ किए जा रहे थे और कह रहे थे कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन बार बार ये भी पूछ रहे थे कि तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो। वो मुझसे ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे थे, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने अपने शौहर से कहा, क्या मुझे बताओ तो सही कि मुझे क्या करना है। मेरी बात पर मेरे शौहर हंसने लगे और कहने लगे कि हमारे घर में 4 फ्रिज हैं। मेरे घर में जितनी भी फ्रिज है सभी के फ्रीजर से निकाल कर सारा का सारा बर्फ ला दो। मैं अपने शौहर की बात पर हंसने लगी और कहने लगी कि आपको बर्फ चाहिए। मुझे लगा आप मुझसे कोई ऐसी चीज मांगने वाले हो जो शायद मैं आपको नहीं दे सकती। बस इतना सा काम, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे शौहर इस टाइम पर मजाक भी कर सकते थे। मैंने कहा, उस्मान आपको इतनी बर्फ की क्या जरूरत है, और फिर मौसम भी तो नॉर्मल ही था। ना ज्यादा गर्मी हो रही थी और ना ही ज्यादा सर्दी हो रही थी। पहले तो मुझे लगा कि वो मजाक कर रही हैं, मगर जब वो अपनी जिद पर अड़ गए तो फिर मैं समझ गई जरूर वो पहली ही रात मुझे आजमा रहे हैं कि मैं उनके लिए क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं। मुझे मेरी ताई ने समझाया था कि कभी कभी शौहर अपनी बीवी को आजमाने के लिए उसके आगे ऐसे इम्तिहान रख देता है जिसे बीवी आसानी से नहीं कर सकती, लेकिन मेरे शौहर ने मुझे जो इम्तिहान दिया था वो बहुत ही आसान था। मैं अपने शौहर की नजरों से गिरना नहीं चाहती थी। मैंने कहा, इतनी रात को अगर मुझे किसी ने किचन में टहलते हुए देख लिया तो कोई क्या सोचेगा। मेरे शौहर ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम कोई भी बहाना बना देना। लेकिन मेरे शौहर ने कहा कि हमारे घर में 4 फ्रिज हैं, इन चारों ही फ्रिज से तुम्हें बर्फ निकाल कर लाना है। एक फ्रिज मेरे कमरे में ही मौजूद थी, दूसरी फ्रिज मेरी जेठानी के कमरे में थी और तीसरी फ्रिज किचन में थी और चौथी देवर के कमरे में थी। मैं कमरे से बाहर निकली और किचन के फ्रिज से सारी बर्फ निकाल कर ले आई थी और अपने कमरे की फ्रिज से भी बर्फ निकाल कर अपने शौहर को दे दी थी। लेकिन मेरी जेठानी के कमरे में जो फ्रिज थी उसका बर्फ निकालना अगर मैं उनके कमरे में चाहती, वो मुझसे सवाल करती कि तुम्हें इतनी रात को बर्फ की क्या जरूरत है। मेरे शौहर ने कहा, अब तुमने ही तो कहा था कि जैसा आप कहोगे वैसा ही करूंगी। मैंने तुम्हें एक मामूली सा काम दिया है और तुम ये भी नहीं कर सकती हो तो रहने दो। मैंने अपने शौहर से कहा कि नहीं नहीं, मैं ये काम कर दूंगी। मेरी जेठानी का कमरा कौन सा था ये तो मुझे नहीं पता था, लेकिन मेरे शौहर ने मुझे बता दिया था कि नीचे सीधे हाथ को जाकर उनकी भाभी का कमरा है। मैं दुल्हन के रूप में ही अपने घर में आधी रात के टाइम पर बर्फ ढूंढने के लिए टहल रही थी। पहले तो मैंने किचन की फ्रिज से बर्फ निकाल लिया था, फिर उसके बाद मैं अपनी जेठानी के कमरे का दरवाजा बचाने लगी। काफी देर हो गई थी मुझे दरवाजा बचाते हुए, लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खोल रहा था। अब मैं बिना बर्फ लिए तो नहीं आ सकती थी। 10-15 मिनट दरवाजा बचाने के बाद मेरी जेठानी अपनी आंखें मलती हुई दरवाजा खोलने के लिए आई, लेकिन दरवाजा खोलते ही उनके तो होश उड़ गए थे। वो मुझे देखकर बहुत हैरान हुई थी। उन्होंने मुझसे कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। मैंने कहा, भाभी मुझे बर्फ चाहिए। उन्होंने कहा, लेकिन इस टाइम तुम्हें बर्फ की क्या जरूरत है। मैंने कहा, वो मैं आपको सुबह बताऊंगी, प्लीज आप मुझे जल्दी से बर्फ दे दीजिए, सॉरी आपको मैंने तंग किया। उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है। वो जाकर अपनी फ्रिज से बर्फ ले आई और मुझे दे दी। फिर मैंने उनसे कहा कि अब आप सो जाइए, बाकी की बात हम सुबह करेंगे। मेरी जेठानी मुझे बड़ी हैरान बड़ी नजरों से देखती हुई और दरवाजा बंद करके अपने कमरे के अंदर चली गई थी। मैंने सारा बर्फ इकट्ठा करके अपने शौहर को दे दिया था, लेकिन मैं यही सोच रही थी कि क्या मेरा शौहर मेरी हरकत से खुश हो जाएगा। मैं जब बर्फ लेकर अपने शौहर के पास आई
आए तो उनकी आंखों में खुशी की चमक आ गई थी। वो कहने लगे, इस बर्फ को इधर मेज पर रख दो। मैंने सारा बर्फ मेज पर रख दिया तो मेरे शौहर तो बच्चों की तरह खुश हो गए थे। मेरा शौहर मेरे करीब आकर कहने लगा, सिद्रा तुम बहुत अच्छी हो, अब तुम बस मेरी एक आखिरी बात और मान लोगी क्या? मैं अपने शौहर से अपनी तारीफ सुनकर खुश हो गई थी। मैं कहने लगी, जी मैं तो आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। वो कहने लगे, नहीं, अगर पहली रात ही तुमसे हर बात मनवाने लगा तो तुम सोचोगी कि तुम्हारा शौहर तुम पर हुक्म चला रहा है। मेरी तुमसे सिर्फ एक ही दरख्वास्त है कि तुम मेरे कमरे से बाहर चले जाओ और तब तक कमरे में वापस ना आना जब तक ये बर्फ पिघल कर खत्म नहीं हो जाता। जब बर्फ पिघल कर खत्म हो जाएगा तो मैं तुम्हें खुद ही बुला लूंगा। अपने शौहर की बात सुनकर मुझे बहुत हैरानी हुई थी और इससे कहीं ज्यादा तो मुझे दुख हुआ था, मगर मैं जानती थी कि वो मुझे आजमा रहे हैं, इसलिए मैंने उनसे कहा कि कोई मसला नहीं है। मैं अपने कमरे से बाहर निकल आई थी। मैंने देखा कि कमरे के बाहर एक कुर्सी रखी हुई थी। मैं उसी कुर्सी पर जाकर बैठ गई थी। बस मुझे डर इस बात का था कि कहीं कोई मुझे देख ना ले, क्योंकि अगर कोई मुझे देख लेता तो कई तरह के सवाल करता। मैं उन्हें क्या जवाब देती? मैंने अपने वालिदैन के मुंह से अपने शौहर की बहुत तारीफ सुनी थी, क्योंकि मेरे वालिदैन को उस्मान बहुत ज्यादा पसंद आए थे। लेकिन आज जो कुछ भी उस्मान कर रहे थे वो मुझे हैरानी में डाल रहा था। मेरे ससुराल में मेरी एक जेठानी, जेठ और सास ससुर भी मौजूद थे। यहाँ तक कि 2 छोटी ननद और देवर भी था। मेरे ससुराल वाले बहुत ही अच्छे थे और बाकी तो मुझे उन लोगों के साथ रहकर ही पता चलने वाला था कि कौन कैसा है। मैं बैठे बैठे थक गई थी और यही सब सोचने की कोशिश कर रही थी कि इतनी सारी बर्फ एसी वाले कमरे में कब पिघलेगी। मैं सारे दिन की थकी हुई थी, मुझे भी आराम की जरूरत थी, मगर मैं उस्मान की बात मानकर बाहर ही बैठ गई थी। यहाँ तक कि मेरे पूरे जिस्म में दर्द हो रहा था। अब काफी देर हो गई थी और मुझे गुस्सा आने लगा था। मैंने जब घड़ी की तरफ देखा तो सुबह के 3 बज गए थे। कभी मैं इधर उधर टहल रही थी तो कभी कुर्सी पर बैठकर अपना टाइम पास कर रही थी। मुझे नींद भी आ रही थी, लेकिन इस हालत में मैं नहीं सो सकती थी। 5 बज चुके थे जब मेरा शौहर कमरे से बाहर निकला और कहने लगा कि अब तुम कमरे में आ सकती हो, सारी बर्फ पिघल गई है। मेरी कमर बुरी तरह से दर्द करने लगी थी। मैं जल्दी से उठी और कमरे के अंदर चली गई। मैंने अपने शौहर की तरफ देखना भी ठीक नहीं समझा और बाथरूम में जाकर सबसे पहले दुल्हन वाले कपड़ों को उतार दिया था और दूसरे कपड़े पहनकर आ गई थी। सामने ही उस्मान खड़े हुए थे, वो भी अपने कपड़े बदल चुके थे। मुझे कमरे में कहीं भी बर्फ दिखाई नहीं दे रही थी। न जाने मेरे शौहर ने बर्फ के साथ क्या किया था। मैं अपने शौहर से कुछ कहे बिना ही बेड पर बैठने लगी तो मेरे शौहर ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोक लिया और मेरे करीब आकर खड़े हो गए। वो कहने लगे, तुमने मेरी बात मानकर मुझे अपना गुलाम बना लिया। मुझे पूरा यकीन हो गया है कि तुम ही मेरे लिए परफेक्ट हो। तुम बहुत अच्छी बीवी साबित हुई हो मेरी और तुम हमेशा ऐसे ही रहना। मैं अपनी तारीफ सुनकर खुश हो गई थी। मैं कहने लगी, उस्मान अब आप भी आराम कर लो, क्योंकि मैं अभी बाहर बैठे बैठे काफी थक गई हूँ और आप भी मुझे काफी थके हुए लग रहे हो और मुझे बहुत तेज नींद भी आ रही है। अब दिन निकलने में ज्यादा टाइम नहीं है, मैं सोने के लिए जा रही हूँ। उन्होंने भी सर हिला दिया था और फिर मैं सोने के लिए लेट गई थी। सुबह मेरे उठने से पहले ही मेरे शौहर उठ चुके थे। मैंने इधर उधर देखा तो वो कमरे में मौजूद नहीं थे। मैं समझ गई थी कि वो कमरे से बाहर निकल गए होंगे। मैं उठी और फ्रेश होकर बाहर आ गई थी। जब मैं नीचे उतरकर अपनी सास की तरफ गई तो मैंने नोट किया कि मेरी जेठानी मुझे घूर घूर कर देख रही थी। शायद उन्हें रात वाली बात याद आ गई हो कि इतनी रात को मैं उनके कमरे में बर्फ लेने के लिए क्यों गई थी। इसके बाद मेरी सास ने मुझसे कहा था कि तुम्हें मीठे में कुछ बनाना है। मैं किचन में सवैयां बनाने के लिए चली गई थी। जैसे ही मैं बाहर आई तो ये देखकर हैरान हो गई थी कि मेरे शौहर बहुत ही ज्यादा स्मार्ट लग रहे थे। अब मुझे याद आ रहा था कि मेरी अम्मी ठीक कहती थी कि मैंने अपना दिमाग तुम्हारे लिए बिल्कुल हीरो जैसा चुना है। हम सब लोग नाश्ते की मेज पर बैठकर नाश्ता कर रहे थे जब मेरा देवर मेरे शौहर का मजाक बनाने लगा। उसने मेरे शौहर से कहा, भैया आप कितनी लूज शर्ट पहन रहे हो। मैंने नोट किया था कि अपने छोटे भाई के मजाक पर मेरे शौहर काफी शर्मिंदा हो रहे थे, जबकि मेरी सास ने अपने बेटे को चुप करवा दिया था और कहा था कि खामोशी से नाश्ता करो, ऐसे किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए। मेरा देवर खामोश हो गया था। फिर थोड़ी देर के बाद मेरी ननद भी नाश्ते की मेज पर आ गई तो उसने भी मेरे शौहर का खूब मजाक बनाया था और कहा था कि भैया आपने इतनी ढीली ढाली शर्ट क्यों पहनी हुई है, कि आपके पास कपड़े नहीं है। ये बात तो मैं भी नोट कर रही थी कि मेरे शौहर ने बहुत ही ज्यादा लूज टी शर्ट पहनी हुई थी। मौसम भी बिल्कुल ठीक ठाक था, फिर इन्हें इतनी लूज टी शर्ट पहनने की क्या जरूरत थी। मेरी नंद और मेरा देवर मेरे शौहर का खूब मजाक बना रहे थे। मुझे भी अपने शौहर की इस हरकत पर गुस्सा आ गया था। ये तो उन्हें भी दिख रहा था कि उनकी टी शर्ट कितनी ढीली हो रही थी। इन्हें इस टी शर्ट को पहनना ही नहीं चाहिए था। मैं अपने शौहर के पास गई तो वो मुझे देखकर खुश हो गए थे। कहने लगे, चलो हम दोनों बाहर कहीं लॉन्ग ड्राइविंग पर चलते हैं। मैंने अपने शौहर से कहा कि आपने किस तरह की टी शर्ट पहनी हुई है, अब अगर इन कपड़ों में बाहर जाओगे तो शायद बाहर के लोग भी आपका मजाक बनाएंगे। मैंने अपने शौहर से कहा, अगर आप मुझे बाहर ले जाना चाहते हो तो आपको अपने कपड़े तब्दील करने होंगे। मेरी बात सुनकर वो परेशान हो गए थे, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि घर वालों के साथ साथ मेरे शौहर का बाहर वाले भी मजाक बनाए। वो कहने लगे, ये भी तो कितनी अच्छी टी शर्ट है, अच्छी तो है, तुम ऐसा क्यों कह रही हो मेरे कपड़ों के बारे में। मैंने अपने शौहर से कहा, कपड़े
कपड़े मेरे कहने से तब्दील कर लो, बल्कि आप मेरी पसंद के कपड़े पहनो। मैंने खुशी खुशी अलमारी खोली और उन्हें अपनी पसंद की ब्लैक कलर की शर्ट निकाल कर दे दी और कहा कि आप ये पहनो, आप पर बहुत अच्छी लगेगी। पता नहीं क्यों मेरे शौहर का चेहरा उदास हो गया था। थोड़ी देर के बाद वो मेरे हाथ से शर्ट लेकर बाथरूम में तब्दील करने के लिए चले गए थे। उन्होंने मेरे कहने के मुताबिक मेरी ही पसंद वाली शर्ट को पहन लिया था। उस शर्ट को पहनकर और भी वो ज्यादा स्मार्ट लग रहे थे। मेरी तो उन पर से नजर ही नहीं हट रही थी, लेकिन उनके चेहरे से परेशानी नजर आ रही थी। मेरे शौहर बार बार बाहर आते और बार बार कमरे के अंदर चले जाते थे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें किसी का इंतजार है। फिलहाल मैंने ये सब इग्नोर कर दिया था। फिर वो किचन में जाकर फ्रिज के पास खड़े हो गए और फिर से बर्फ निकालने लगे। मैं उनके करीब गई और उन्हें देखकर हंसने लगी। वो मुझे चिढ़ाने के लिए ही ये सब कुछ कर रहे थे। मेरे शौहर मुझे बाहर लॉन्ग ड्राइविंग पर ले गए थे। बाहर मैंने देखा कि मेरे शौहर मुझे कुछ परेशान नजर आ रहे थे, पर बार बार अपने कपड़ों को छूकर देख रहे थे। मेरी कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मेरे शौहर ने कहा कि अब हमें बहुत टाइम हो गया है, क्या हम घर चल सकते हैं? मैंने कहा हाँ, क्यों नहीं। इसके बाद हम दोनों घर आ गए थे अपने शौहर के साथ। पहली लॉन्ग ड्राइविंग मुझे बहुत पसंद आई थी। जब हम लोग घर आए तो मेरे शौहर तब भी बहुत ज्यादा परेशान लग रहे थे। मैंने उनसे उनकी परेशानी के बारे में पूछा तो वो कहने लगे बस मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने कहा अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप डॉक्टर से दवाई ले आओ। मेरे शौहर ने कहा कि मुझे दवाई की जरूरत नहीं है। मैंने कहा फिर किस चीज की जरूरत है? मेरे शौहर कहने लगा कि तुम फिर से जाकर बर्फ लेकर आ जाओ। अपने शौहर की ये बात सुनकर मैं उनकी शक्ल देखती रह गई थी। मैं सोच में पड़ गई थी कि भला तबीयत खराब में बर्फ की क्या जरूरत होती है। मजबूर होकर मैं बर्फ लेने के लिए कमरे से निकल ही रही थी, तभी मेरे शौहर ने मुझे आवाज लगाई और कहने लगे कि इस टाइम सब लोग तुम्हें बर्फ लेते हुए देख लेंगे, इसलिए किसी को भी कुछ मत बताना। अगर कोई पूछे कि बर्फ की क्या जरूरत है तो मत बताना और कोई बहाना लगाकर जल्दी से बर्फ लेकर आ जाना। अपने शौहर की ये बात मुझे बड़ी अजीब लगी थी। मैं किचन में बर्फ निकालने गई तो मेरी सास किचन में ही खड़ी थी। उन्होंने मुझे देखा कि मैं बर्फ निकाल रही हूँ तो उन्होंने कहा कि तुम्हें इतनी ढेर सारी बर्फ की क्या जरूरत है? मैंने अपनी सास को कोई जवाब नहीं दिया, बस मुंह बंद करके फौरन ही किचन से बाहर निकल आई। मेरी सास को मेरी यह हरकत कुछ अजीब भी लगी थी, क्योंकि मैंने उनकी बात को उन्हें जवाब नहीं दिया था। मैंने अपने शौहर को बर्फ ला कर दे दी। मेरे शौहर कहने लगे कि अब तुम कमरे से बाहर चली जाओ। मैं बाहर निकली तो आज भी मेरे कमरे के बाहर कोई नहीं था, क्योंकि अब रात के 2 बज गए थे और इस घर में सब लोग 11 बजे तक अपने कमरों में चले जाते थे। मुझे टेंशन भी हो रही थी कि अगर मुझे किसी ने देख लिया तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी। मैं कल की तरह ही कुर्सी पर बैठ गई थी, क्योंकि मैं जानती थी कि आज भी मेरे शौहर ही मुझे खुद कमरे के अंदर आने के लिए कहेंगे। वही हुआ। रात के 4 बजे मेरे शौहर ने मुझे आकर बुलाया था। वो कहने लगे आओ कमरे में आ जाओ। मेरी जब अपने शौहर के चेहरे के ऊपर नजर गई तो वो बहुत ज्यादा थके हुए थे। फिर मैं आकर अपने बेड पर लेट गई, लेकिन ये क्या था, मेरे शौहर ने फौरन ही अपना तकिया उठाया और सोफे पर जाकर लेट गए थे। मैंने अपने शौहर से कहा कि आप सोफे पर क्यों जाकर लेट गए हो? मेरे शौहर ने कहा कि मैं बहुत ही प्रैक्टिकल लड़का हूँ, अरेंज मैरिज पर यकीन तो रखता हूँ, मगर एक दूसरे को समझे बिना मैं किसी भी रिश्ते को शुरू करना पसंद नहीं करता। इसलिए कुछ रातों तक मैं सोफे पर ही सोया करूंगा, जब तक हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जान पहचान भी लेंगे। मैंने अपने शौहर की बात पर हाँ में हाँ मिला दी थी, लेकिन सोचती रह गई थी कि मेरे शौहर मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हैं। वो तो साफ साफ मुझसे बच रहे हैं। मैंने अपने शौहर से कहा उस्मान, मुझे लगता है कि आपके घर वालों ने आपकी शादी मेरे साथ जबरदस्ती करवाई है। मुझे पता था क्या वो कहने वाले हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो तुम्हें पसंद करता हूँ। मगर मेरे शौहर ने तो कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मेरे शौहर ने कहा कि हाँ तुम ठीक कह रही हो, मैं भी शादी करना नहीं चाहता था, मेरा दिल टूट कर रह गया था। मैं मुंह लटकाकर बेड पर लेट गई थी। यही सब कुछ सोच सोच कर मैं सो नहीं पाई थी। ये सारी बातें सोचकर मेरा दिमाग दर्द करने लगा था कि मैं उस्मान पर जबरदस्ती थोप दी गई हूँ। अगले दिन मैंने देखा कि घर के सारे लोग ही अपने अपने कामों में मसरूफ थे। इस घर में हर कोई अपने आप से मतलब रखता था। मेरे शौहर भी अब ऑफिस जाने लगे थे। उन्होंने जो शादी के लिए छुट्टियां ली थी वो पूरी हो गई थी, इसलिए उन्होंने ऑफिस जाना शुरू कर दिया था। मैं भी अब घर के कामों में हाथ बटाने लगी थी, लेकिन मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा था। मैंने अपनी सास से कहा था कि मैं अपने मायके जाना चाहती हूँ। मेरी सास ने मुझे जाने की इजाजत दे दी थी। मैंने अपने शौहर से भी कॉल करके मायके जाने की इजाजत लेनी चाही तो मेरे शौहर ने कॉल ही नहीं उठाई। फिर मैंने उनके ऑफिस में कैबिन वाले नंबर पर कॉल की। वहां पर कॉल मेरे शौहर की सेक्रेटरी ने रिसीव की थी। मैंने उनसे अपने शौहर से बात करने के लिए कहा तो उन्होंने बताया कि आज तो सर ऑफिस आए ही नहीं है। ये बात सुनकर तो मैं हैरान रह गई थी, क्योंकि मेरे शौहर सुबह ऑफिस जाने के लिए ही तो घर से निकले थे। मैं अपने शौहर का नंबर बार बार मिला रही थी, लेकिन उनका फोन नहीं लग रहा था। मैं अपने शौहर के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। मैंने नीचे जाकर अपनी सास को ये बात बताई तो वो भी परेशान हो गई थी। उन्होंने मेरे सिस्टर को कॉल की तो मेरे सिस्टर ने भी यही बताया था कि वो आज ऑफिस आए ही नहीं। हम सब लोग इस खबर से बहुत परेशान हो गए थे। मेरा दिल बहुत घबरा रहा था और मेरे दिल में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि मेरे शौहर मुझे छोड़कर तो नहीं चले गए। मैंने अपने शौहर के सारे दोस्तों को कॉल कर ली
रही थी, मगर उनको भी मेरे शौहर के बारे में कुछ नहीं पता था। मैं अब उन्हें कहाँ ढूंढती। मैं चुप करके अपनी सास के पास से बैठ गई थी। मेरी सास भी बार बार मेरे शौहर को कॉल कर रही थी। फिर मैं अपने कमरे में चली गई और इधर से उधर टहलने की कोशिश करने लगी, लेकिन बार बार मेरा ध्यान अपने शौहर की तरफ ही जा रहा था। तभी अचानक मुझे किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। मैंने जैसे ही पीछे पलट कर देखा तो पीछे मेरे शौहर खड़े हुए थे। मेरे शौहर बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहे थे और उनके चेहरे पर एक अजीब तरह का डर साफ नजर आ रहा था। मैं जल्दी से अपने शौहर के गले लग गई और खूब रोने लगी। मैंने अपने शौहर से कहा कि आप कहाँ चले गए थे। मेरे शौहर ने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाई और कहने लगे कि तुम इतनी परेशान क्यों हो गई हो। मैं ऑफिस ही तो गया था। मेरे शौहर के बारे में जब मेरी सास को पता चला कि वो आ गई हैं तो मेरी सास भी हमारे कमरे में आ गई थी और उन्होंने मेरे शौहर से वही सवाल किया जो कि मैं उनसे कर चुकी थी। उन्होंने कहा, बेटा तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हें पता है कि बहू कितनी परेशान हो रही थी और तो और आज तुम ऑफिस भी नहीं गए। मेरे शौहर ने फौरन अपने मोबाइल उठाया और अपने पापा को कॉल लगाई और कॉल का स्पीकर पर कर दिया था। कॉल मेरे सिस्टर ने रिसीव की थी। मेरे शौहर ने कहा, बुच्ची बताइए आज मैं ऑफिस आया था या नहीं? मेरे सिस्टर कहने लगे, हाँ ऑफिस तो आया था लेकिन थोड़ी देर के लिए कहीं चला गया था। मेरे शौहर ने कहा कि मैं ऑफिस गया था लेकिन थोड़ी देर में ऑफिस से बाहर कुछ खाने के लिए चला गया था और मेरे मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं आ रहे थे। मेरी सास और मुझे ये सब सुनकर तसल्ली हो गई थी, जबकि मैं हैरान थी कि मेरे सिस्टर ने 1 घंटा पहले तो मेरी सास को बताया था कि आज उस्मान ऑफिस गए ही नहीं। फिलहाल अब मेरे शौहर घर आ गए थे। मैं अपने शौहर को देखकर काफी खुश हो रही थी। मैंने इस टाइम अनजान बन जाना ही सही समझा था और अपने शौहर से कहा कि आप ऑफिस जाया करो तो मुझे बार बार कॉल करते रहा करो ताकि मुझे आके खबर मिल जाए। वो सर हिलाकर आगे बढ़ गई। मेरी सास भी मुस्कुराकर कमरे से बाहर निकल गई थी। मेरे शौहर के हाथ में एक छोटी सी थैली थी, ना जाने उसमें क्या था। मेरे शौहर ने उस थैली को अपनी अलमारी में रख दिया और अपनी अलमारी को लॉक कर दिया। मैं अपने शौहर की इन हरकतों से बड़ी हैरान हो रही थी। मैं अपने शौहर के लिए चाय बनाने के लिए किचन में चली गई। किचन में मेरी जेठानी और सास भी मौजूद थी। मैंने अपनी सास से कहा कि अम्मी जी मुझे लगता है कि उस्मान हमसे झूठ बोल रहे थे और इन दिनों मुझे अपने शौहर की हरकतें भी कुछ अजीब सी लगने लगी हैं। क्या उनका किसी के साथ अफेयर चल रहा है? मेरी सास मेरी बात सुनकर घबरा गई और कहने लगी, नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं, वो तो तुम्हें ही पसंद करता है। मेरा बेटा बहुत शरीफ है। मैं अपनी सास की बात सुनकर खामोश हो गई थी, लेकिन मैं अपनी सास से ये भी तो नहीं कह सकती थी कि आपका बेटा हर रात मुझे कमरे से बाहर निकाल देता है। मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी कि अपने शौहर की शिकायत उसकी माँ से कर दी। मैंने अपनी सास की बात सुनकर हाँ में सर हिला दिया था। फिर चाय बनाने के बाद मैं अपने कमरे में चाय लेकर आ गई थी। मैं अभी दरवाजे तक ही पहुंची थी कि मेरे शौहर के बोलने की मुझे आवाज आई। वो किसी से कह रहे थे कि तुम्हें खुदा का वास्ता मेरी बीवी को इस बारे में कुछ मत बताना, ये बात हम दोनों के बीच ही रहनी चाहिए। मैं तुमसे कल मिलने के लिए आऊंगा, दोनों मिलकर बातचीत करेंगे। उस्मान की ये बात सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। आखिर इनका ऐसा कौन सा राज था जो मुझसे छुपाना चाह रहे थे? और फिर मेरे शौहर किससे कॉल पर बात कर रहे थे? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे शौहर की जिंदगी में सच में कोई और है, तभी वो मेरे साथ इस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। मेरे दिमाग में तो तरह तरह के सवाल आ रहे थे। मैं कमरे का दरवाजा खोलकर जैसे ही अंदर गई तो मेरे शौहर ने अचानक ही मोबाइल बंद करके रख दिया और मैंने देखा कि मेरे शौहर मुझे देखकर घबरा गए थे। मैंने अपने शौहर को चाय दी तो उन्होंने चाय पीने से साफ इनकार कर दिया। कहने लगे कि मेरा चाय पीने का मूड नहीं है, इसलिए मैंने चाय को एक साइड पर रख दिया और खुद अपने शौहर के करीब बैठ गई थी। मैंने अपने शौहर से कहा, उस्मान आपको नहीं लगता कि हमारी शादी के 1 हफ्ते से ज्यादा गुजर गया, अब हमें हनीमून पर जाना चाहिए? मेरे शौहर जल्दी से कहने लगे कि नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, पहले हमें एक दूसरे को समझ लेना चाहिए। मैंने कहा, उस्मान हम कब तक एक दूसरे को समझेंगे? सुबह से लेकर शाम के टाइम तक आप ऑफिस में रहते हो और इस टाइम पर मैं नीचे सब लोगों के साथ होती हूँ। फिर रात के टाइम पर जब हम अपने कमरे में आते हैं तो सारी रात आप मुझे कमरे से बाहर निकाल देते हो। मुझे तो लगने लगा है कि मैंने शादी नहीं की बल्कि कोई जुर्म कर दिया है जिसकी सजा मुझे मिल रही है। मेरे शौहर खामोश हो गए थे और अपना सर झुकाकर कमरे से बाहर चले गए थे। मैंने अपने शौहर की जो बातें सुनी थी वो मुझे अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी। रात के 2 बज गए थे लेकिन मेरे शौहर आज घर नहीं आए थे। मैं उनका इंतजार करते हुए ही बेड पर लेटकर सो गई थी। लेकिन सुबह 6 बजे जब मेरी आंख खुली तो मैं हैरान रह गई थी कि मेरे शौहर सोफे पर लेटे हुए बुरी तरह से रो रहे थे। उनके चेहरे पर अजीब तरह के निशान हो रहे थे। मैं तभी उठी और अपने शौहर के करीब गई और उन्हें कहा कि आपको क्या हो गया? वो मुझे जागता हुआ देखकर घबरा गए थे और कहने लगे, प्लीज मुझे बर्फ ला दो। मैंने अपने शौहर से कहा, लेकिन इस टाइम आपको बर्फ का क्या काम है? मेरे शौहर ने कहा कि बस मुझसे कुछ ना पूछो और मुझे बर्फ ला दो। मैं उठी और अपने फ्रिज से बर्फ निकालने लगी। ये देखकर मैं हैरान रह गई थी कि फ्रिज में बर्फ था ही नहीं, जबकि मैंने आज सुबह ही तो पानी के डब्बे को भर कर रखा था। शायद वो मेरे शौहर ने निकाल लिया होगा। फिर मैं नीचे किचन में गई और वहां से बर्फ लाकर अपने शौहर को दे दी। मेरे शौहर ने बर्फ देखी तो जल्दी जल्दी मुझे कमरे से निकाल कर दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया था। मैं सोचती रह गई थी कि मेरे शौहर ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं, इस सब के पीछे आखिर क्या राज छुपा हुआ है।
मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने सोचा कि मैं तो इस बारे में पता लगा कर ही रहूंगी कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। मेरे शौहर जिससे कल फोन पर बात कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि वो कल दोपहर के टाइम खुद उनसे मिलने के लिए जाएंगे। मैंने सोचा कि दोपहर के टाइम पर मैं फोन करके पूछूंगी कि मेरे शौहर कहाँ गए हैं। दोपहर का टाइम हुआ तो मैंने अपने सिस्टर को कॉल किया, उनसे पूछा कि उस्मान ऑफिस में है या नहीं। मेरे सिस्टर ने बताया कि हाँ, वो अपने कैबिन में ही काम कर रहा है। फिर शाम के वक्त भी अपने सिस्टर को कॉल लगाई थी। मेरे सिस्टर ने बताया था कि वो आज कहीं नहीं गया, सारा दिन ऑफिस में रहकर उसने काम किया है। मुझे अपने सिस्टर की बात सुनकर थोड़ी तसल्ली हो गई थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कहीं मेरे शौहर का किसी लड़की के साथ अफेयर तो नहीं चल रहा। शायद ये लड़की वही हो जिससे मेरे शौहर फोन पर मिलने की बात कर रहे थे। मेरे शौहर शाम के टाइम पर ऑफिस से आ गए थे और कपड़े चेंज करने के बाद वो लैपटॉप लेकर बैठ गए और काफी देर तक अपने काम में बिजी रहे। मुझे लगा वो ऑफिस का कोई अहम काम कर रहे होंगे, लेकिन इस तरह वो लगभग 2 घंटे तक काम करते रहे और उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की। फिर रात के 9 बजे के टाइम पर नुकरानी हम दोनों को खाना खाने के लिए बुलाने आ गई थी। मेरे शौहर ने कहा कि आओ नीचे चलकर खाना खाते हैं। अपने शौहर की बात पर मैं उनके साथ खाना खाने के लिए चली गई थी। मेरे शौहर बार बार मुझे अपने हाथ से खाना डाल कर दे रहे थे। मेरा खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। मैं इसी तरह से बैठी हुई थी, लेकिन मेरे शौहर ने जल्दी जल्दी खाना खत्म किया और वो वापस अपने कमरे में चले गए थे। मेरी सास ने जब देखा कि मैं कुछ परेशान हूँ तो उन्होंने कहा कि बहू, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, वो थक गया होगा इसलिए आराम करने के लिए जल्द ही कमरे में चला गया। मैं भी खाना खाने के बाद जैसे ही कमरे में गई तो ये देखकर हैरान रह गई कि कमरे का दरवाजा तो अंदर से लॉक था। मुझे ये देखकर बहुत गुस्सा आ गया। मैंने जोर जोर से दरवाजा बजाना शुरू कर दिया, मगर उस्मान ने 15 मिनट बाद ही दरवाजा खोला था। मैंने गुस्से से उनसे कहा, ये सब क्या है? मैं जब कमरे में होती हूँ तो तुम कमरे से बाहर होते हो, जब तुम कमरे से बाहर होते हो तो मैं कमरे के अंदर होती हूँ और तुम मुझे खूब इग्नोर करते हो। ये सब कुछ क्या चल रहा है? तुम मुझे सच क्यों नहीं बता देते? अगर तुम मुझे छोड़ना चाहते हो तो बता दो, मैं खुशी खुशी तुम्हारा घर छोड़कर चली जाऊंगी। मुझे वैसे भी शादी ने टेंशन के अलावा कुछ नहीं दिया। मेरे शौहर ने जल्दी से मेरे आगे हाथ जोड़ दिया और उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो खूब रोने लगे और कहने लगे, मुझ पर इतना बड़ा जुल्म मत करो, मुझे छोड़कर कभी मत जाना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। मैं अपने शौहर को देखकर हैरान रह गई थी। मैंने अपने शौहर से कहा, तो फिर तुम मेरे साथ ऐसी हरकतें क्यों करते हो? मुझे तो लगता है कि तुम मेरे साथ रहना ही नहीं चाहते हो। अगर तुम ये सब करते रहोगे तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। इतना कहकर मैं कमरे से बाहर आ गई थी और गैलरी में खड़ी होकर खूब रोने लगी थी। फिर अचानक मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने सोचा कि ऐसा कब तक चलता रहेगा? आज तो मैं हर हाल में अपने शौहर की सच्चाई के बारे में पता लगा कर ही रहूंगी। मैंने खुद को जल्दी से नॉर्मल किया और मैं फौरन ही अपने शौहर के पास कमरे में चली गई थी। मेरे शौहर अभी तक सर पकड़कर बेड पर बैठे हुए थे और परेशान नजर आ रहे थे। मैंने अपने शौहर से कहा, उस्मान, मुझे माफ कर दो, मैं थोड़ी परेशान हो गई थी, मुझे माफ कर दो, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कहीं छोड़कर नहीं जा रही हूँ। मेरी बात सुनकर एकदम ही वो खुश हो गए थे। वो मेरी तरफ बड़ी बेयकीनी से देखकर कहने लगे, तुम मुझसे नाराज मत होना प्लीज। मैंने इनकार करते हुए सर हिला दिया। फिर मैं कहने लगी, उस्मान, आज हम कहीं बाहर घूमने के लिए चलते हैं, खाना भी बाहर ही खाएंगे। उस्मान फिर से परेशान हो गए थे कि मैंने कहा, अच्छा चलो ठीक है, आज नहीं चलते, फिर किसी और दिन चलेंगे। मेरे शौहर फिर से खुश हो गए थे। फिर रात के वक्त मेरे शौहर किसी काम के लिए कमरे से बाहर निकल गए थे। मैंने जल्दी से अपने कमरे की खिड़की खोल दी थी। मेरा शौहर जब कमरे में आया तो वो इधर उधर टहल रहा था। मेरा तो काम हो चुका था। मुझे लगा जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहता हो, मगर डर की वजह से खामोश था। मैं बोली, उस्मान, क्या बात है, तुम क्यों परेशान हो? क्या तुम्हें कुछ चाहिए? उस्मान खामोश रहा था। मैंने कहा, अच्छा मैं तुम्हें बर्फ ला कर देती हूँ। बर्फ का नाम सुनकर उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। वो कहने लगा, मैं बहुत खुश नसीब इंसान हूँ जिससे तुम जैसी बीवी मिली है। खुदा हम दोनों को कभी एक दूसरे से जुदा ना करे। मैं मुस्कुराने लगी और घर के चारों फ्रिज से निकाल कर अपने शौहर को बर्फ लाकर दे दी, क्योंकि मेरे शौहर को बहुत सारी बर्फ की जरूरत थी। मेरा शौहर आज भी कहने लगा कि आज रात फिर से तुम्हें कमरे से बाहर निकलना पड़ेगा। मैं कहने लगी, ठीक है, जैसे तुम कहते हो मैं वैसा ही कर लेती हूँ। मैं मुस्कुरा कर बाहर निकल आई थी। मैं अब यही सोच रही थी कि अब मुझे क्या करना चाहिए और देखना चाहिए कि मेरा शौहर ये सब कुछ क्यों कर रहा है। आखिर मेरे शौहर के दिमाग में ये सब कुछ क्या छुपा हुआ था। मैं कुर्सी पर खड़ी कमरे की खिड़की से सब कुछ देख रही थी और मेरे होश उड़ गए थे, क्योंकि मेरे शौहर ने अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए थे। मेरे शौहर के जिस्म पर लाल लाल निशान हो रहे थे, जिन्हें देखकर मैं हैरान रह गई थी। मेरे शौहर बर्फ के टुकड़ों को उठाकर अपने जिस्म के हिस्सों पर लगा रहे थे। हर तरफ मेरे शौहर बर्फ के टुकड़ों को अपने जिस्म पर लगा रहे थे और एक टॉवल से पानी भी बार बार साफ कर रहे थे। मैं जल्दी से अपने सास के कमरे में गई और मैंने उनसे कहा कि आपने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया है। आपने अपने बीमार बेटे की शादी मेरे साथ करवा दी। मेरी सास मेरी बात सुनकर परेशान हो गई थी और कहने लगी कि तुम ये क्या कह रही हो? मैंने अपनी सास से कहा, आप खुद अपनी आंखों से देख लो। मैं अपनी सास को अपने कमरे की तरफ लेकर चली गई। उधर मेरी सास ने कहा कि मेरे पास तुम्हारे कमरे की चाबी है। मेरी सास ने वो चाबी उठाई और उन्होंने उस्मान के कमरे का दरवाजा
दरवाजा खोल दिया था। हम दोनों कमरे के अंदर दाखिल हो गए थे। उस्मान का अजीबोगरीब रूप हमारे सामने आ गया था। वो हमें देखकर डर गया था और कहने लगा, अम्मी आप दोनों अंदर कैसे आई? मैंने अपने शौहर से कहा, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया। अब बताओ ये सब कुछ तुम्हारे साथ क्या हो रहा है और तुम ये क्या कर रहे हो बर्फ के साथ? मेरा शौहर रोने लगा था और उसने बताया कि मेरे जिस्म पर ये एलर्जी हो रही है। मेरे शौहर के पूरे ही जिस्म पर अजीब तरह की एलर्जी हो रही थी और लाल लाल निशान पड़े हुए थे। मेरे शौहर ने सिर्फ अंडरवेयर पहना हुआ था। फिर उन्होंने मुझे बताया कि ये एलर्जी बहुत ही खतरनाक है, मुझे इससे बहुत तकलीफ होती है और ऐसा लगता है जैसे मेरा जिस्म जल रहा है। इसकी जलन बुझाने के लिए मुझे बर्फ की जरूरत होती है, इसलिए तो मुझे इस हालत में देखकर डर ना जाओ और कहीं मुझे छोड़ ना दो, इसलिए मैं तुम्हें कमरे से बाहर निकाल दिया करता था। ये देखो मेरा जिस्म, मैं बहुत ज्यादा तकलीफ में हूँ। मेरा शौहर अपना जला हुआ जिस्म लेकर मेरे आगे खड़े हो गए थे। मेरे शौहर को बहुत खतरनाक वाली एलर्जी थी। मेरी सास भी उनको देखकर रोने लगी थी। मेरे शौहर ने कहा, मेरी गर्दन से लेकर पैरों तक ये एलर्जी फैली हुई है, इसलिए तो मैं ढीले कपड़े पहनना पसंद करता हूँ, लेकिन तुमने मुझे इस तरह के कपड़े पहनने से मना कर दिया था। मुझे कपड़ों से चुभन महसूस होती है। मेरी सास ने कहा, बेटा लेकिन ये सब कुछ तुम्हारे साथ कब से है? मेरे शौहर ने कहा, अम्मी आपको याद है पिछले 7 महीने पहले मैं ऑफिस की मीटिंग के लिए ऑस्ट्रेलिया गया हुआ था। वहां पर मैंने एक अजीब तरह का खाना खा लिया था, जिसे खाने के बाद मुझे एलर्जी हो गई। आप लोगों ने मेरी मंगनी करने के साथ शादी की तारीख भी रख दी थी। जब आपने मुझे फोटो दिखाई थी तब सिद्रा मुझे बहुत पसंद आई थी और मैं इसी से शादी करना चाहता था। अगर आप लोगों में से किसी को भी मेरी एलर्जी के बारे में पता चल जाता तो मेरी सिद्रा के साथ शादी नहीं हो पाती, इसलिए मैंने इस सच्चाई को छुपा कर रखा। मैं सिद्रा के करीब नहीं आता था कि कहीं इसकी नजर मेरे जिस्म पर पड़ गई तो वो मुझे इसी वक्त छोड़कर चली जाएगी, और मैं ऐसा हरगिज नहीं चाहता। लेकिन पता नहीं आप लोगों को आज ही सब कुछ इस तरह से पता चल गया। मैंने उस्मान से कहा, उस्मान मैंने तुम्हारी सच्चाई जानने के लिए कमरे की खिड़की खोल दी थी, जिसकी वजह से मुझे सब कुछ पता चल गया। मैंने कहा, उस्मान तुम डॉक्टर से इलाज क्यों नहीं करवाते? उस्मान ने कहा, मेरा डॉक्टर से इलाज चल रहा है लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं हो रहा। मुझे सिर्फ बर्फ लगाने के बाद ही सुकून मिलता है, इसलिए मैं बार बार तुमसे बर्फ मंगवाता हूँ। मैं खुद अगर बार बार बर्फ निकालता तो मेरे घर वालों को मुझ पर शक हो जाता, इसलिए मैं तुम्हें बर्फ निकालने के लिए भेजता था। मैं दवाई तो लगाता हूँ लेकिन जब मैं जिस्म पर चिपकते हुए कपड़े पहन लेता हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा जलन महसूस होती है। शादी पर भी जब मैंने इस तरह के कपड़े पहने तो मुझे बहुत जलन हो रही थी, इसलिए शादी की पहली रात मैंने तुमसे छुपकर बर्फ मंगवाई थी। मुझे इस तरह से बर्फ का इस्तेमाल करने से बहुत सुकून मिल जाता था। अपना सुकून पाने के लिए ही मैं तुम्हें कमरे से बाहर निकाल देता था। उस दिन भी मैं ऑफिस से डॉक्टर के पास से गया था। मेरा ये राज कोई भी नहीं जानता पापा के अलावा, क्योंकि ऑफिस के कैबिन में भी मैं चाहकर अपने कपड़े उतार देता हूँ, इसलिए पापा को इस बारे में सब कुछ पता है। मेरा एक दोस्त है, उससे मैं एक दिन कॉल पर बात कर रहा था। उसने कहा था कि अगर तूने अपना इलाज अच्छे डॉक्टर से नहीं करवाया तो मैं ये सब कुछ भाभी को बता दूंगा। मैंने उससे बहुत समझाया था कि वो मेरा राज किसी को न बताए, मैं अपना इलाज अच्छे डॉक्टर से ही करवा रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ मुझे फर्क नहीं हो रहा, क्योंकि मैं भी इस एलर्जी से बहुत परेशान हो गया हूँ। मैं डर रहा था कि कहीं तुम मुझे छोड़कर ना चली जाओ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ ये सब कुछ कर रहा था। मैं तुम्हारे सामने हूँ, तुम चाहो तो मुझे छोड़कर जा सकती हो, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं बहुत मजबूर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब जैसा तुम्हारा मन करे तुम वैसा ही करो। उस्मान की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने उस्मान से माफी मांगी। मेरी सास भी बहुत ज्यादा रो रही थी। मैंने कहा, उस्मान मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें गलत समझ रही थी, तुम तो बड़ी तकलीफ से गुजर रहे हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। तुम फिक्र मत करो, तुम ठीक हो जाओगे। हम लोगों ने काफी दिन उस्मान को नए नए डॉक्टर्स को दिखाया था। एक डॉक्टर ने उस्मान को दुबई ले जाने के लिए कंसल्ट किया। अब मैं उस्मान के साथ दुबई आई हुई हूँ और यहाँ पर आए हुए मुझे 3 महीने गुजर गए। डॉक्टर ने यहाँ पर उस्मान को दाखिल कर लिया और यहाँ इनका बहुत अच्छा इलाज चल रहा है और उस्मान की एलर्जी को काफी फर्क है। डॉक्टर ने उस्मान का कोर्स 6 महीने का बताया है और जिसमें 3 महीने रह गए हैं, और 3 महीने बाद हम उस्मान को घर ले जा सकते हैं। और मुझे उम्मीद है खुदा ने मेरे शौहर को इतना ठीक कर दिया है तो वो बिल्कुल भी ठीक कर देगा। अब मुझे अपने शौहर से कोई शिकायत नहीं। मैं चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी अपने शौहर के साथ हंसी खुशी गुजरे। बस आप लोग मेरे शौहर के लिए दुआ कीजिएगा।